सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज 5 मार्च है, तो पहला टॉपिक देखते हैं अंडरस्टैंडिंग कार्बन इंटेंसिटी। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक बनता है। इसके बाद NGC 2283, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक फ्रेम होता है। इनकम टैक्स बिल 2025, हम इसको पॉलिटी और इकोनॉमी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर एक प्रीलिम्स का टॉपिक मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है, दैट इज़ लेजिम डांस। ठीक है, लेजिम डांस है। तो ये है सारे टॉपिक्स आज के जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कल का ही क्वेश्चन है और जो आज का क्वेश्चन है आई विल अपडेट एंड प्लीज़ कीप राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस। ये सारे प्रीलिम्स से रिलेटेड कोर्सेज हैं जिसमें 2 साल का करंट अफेयर का कोर्स भी है, प्लस आपका क्रैश कोर्स भी है, प्लस आप जो कोर्सेज बाकी देख सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। आज से आपको जो है आई विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग APFC के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अपना पढ़ाई इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन विजिट saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कार्बन, यहाँ पे एक टर्म मेंशन्ड है कार्बन इंटेंसिटी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। कार्बन इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो देखो क्या होता है कि जैसे आज के टाइम पे हम GDP का कैलकुलेशन करते हैं। अब उस GDP कैलकुलेशन के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। इनकम मेथड हो सकता है, आउटपुट मेथड हो सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ हम इंक्लूड करते हैं दैट इज़ मेनली रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब क्या हो रहा है कि बात हो रही है नेचुरल कैपिटल की भी, मतलब जैसे अगर आपकी एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी दूसरे इश्यूज और प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जैसे एयर में पॉल्यूशन हो रहा है या ग्रीन हाउस गैस जो आपकी इंक्रीज़ हो रही है, उससे भी कई सारे इम्पैक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो विश्व है GDP से ग्रीन GDP की तरफ प्रोसीड करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें क्या नेचुरल कैपिटल में इम्पैक्ट पड़ा है, असर पड़ा है, उसको भी देखना पड़ता है। सो कार्बन इंटेंसिटी भी आप ऐसे ही ध्यान रखो कि जो कार्बन इंटेंसिटी है, इसके माध्यम से जो भी एक पर्टिकुलर सेक्टर है, मान लो कोई सेक्टर आप ले लो, प्राइमरी सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर और ये आ जाता है, या सेकेंडरी सेक्टर आप ले सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एंड इसको बोलते हैं। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ईच सेक्टर हर एक सेक्टर के अंदर कितना कार्बन एमिशन आपका हुआ है। सो प्रोड्यूस्ड बाय सेक्टर ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो कार्बन एमिशन हुआ है उसको क्वांटिफाई किया जाता है और उसके बेसिस में कार्बन इंटेंसिटी आपकी देखी जाती है। अब इस कार्बन इंटेंसिटी के बेसिस में किस सेक्टर में कितना प्रोग्रेस है उसको भी नापा जाता है। बट यहाँ नापने का पैमाना एक तो इकोनॉमिक एंगल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना पड़ा है कि कोई भी सेक्टर है वो सेक्टर कितना, उसका कार्बन इंटेंसिटी कितना, मतलब कार्बन एमिशन कितना है, और उस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा उस सेक्टर के ग्रोथ के लिए। तो गवर्नमेंट भी कई सारे एमिशन कई सारे जो स्टेप्स है वो लेने का प्रयास करती है, लाइक GDP पर कैपिटा एडजस्टेड फॉर कार्बन एमिशन, एक ही आपका आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, GDP पर कैपिटा एक आपकी तरफ बनता है एंड इट इज़ एडजस्टेड फॉर कार्बन एमिशन। तो ये कार्बन एमिशन के लिए जो है उसको एडजस्ट आपका किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो कार्बन इंटेंसिटी है, इफ़ यू टॉक अबाउट द कार्बन इंटेंसिटी, तो कार्बन इंटेंसिटी जो ट्रेडिशनल आपका मैट्रिक्स है जिसके माध्यम से लाइक यू कैन से कि जिसमें मेनली आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हो। इसमें मेनली जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कार्बन एमिशन कितना है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आपके GDP के कंटेक्स्ट में कितना है, जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उसके कंटेक्स्ट में कितना अधिक आपका कार्बन एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें जैसे मान लो 2014 में चाइना ने भी 3.4% रिडक्शन कार्बन इंटेंसिटी देखने को मिला, मतलब स्पेसिफिक टू अ सेक्टर धीरे धीरे जो कार्बन इंटेंसिटी है उसमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है, कार्बन एमिशन रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर के अंदर जब हम बात करते हैं कि जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से रीच कर सकता है, तो उसको रीच करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है कि कितना कार्बन एमिशन है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ये NGC 2283, ये एक टॉपिक आपके लिए बन सकता है। NGC 2283 क्या है, वी कैन से कि ये क्या है, इट इज़ क्लासीफाइड एज ए स्पाइरल गैलेक्सी। तो अगर आपसे पूछा जाए NGC 223 रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्या एक प्रकार का इट्स अ गैलेक्सी जैसे हमारी गैलेक्सी, उसका नाम मिल्की वे है। अब ये जो स्पाइरल शब्द है तो ये क्या है, ये डिपेंड अपॉन करता है, मतलब इस टाइप से जो शेप है, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ जो आपकी शेप है
दैट वी कॉल इट एज गैलेक्सी का जो शेप है, जैसे बहुत सारे उसमें स्टार एंड ऑल सब आपके प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को देखा जाता है। सो ये किस कॉन्स्टलेशन में लोकेटेड, दैट इज एरिडानस करके हम बात करते हैं, दैट इज़ एरिडानास जो है। और NGC 2283 जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जिसे हम NGC 2283 भी बोलते हैं। NGC 2283 भी है, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जिसे हम NGC 2283 बोलते हैं। और गैलेक्सी अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलियन लाइट ईयर है दूर अर्थ से, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है ऑफ अराउंड 12.5% है ना, मतलब 12.5 है इन द सेंस की जो इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड है इस चीज़ को नापा जाता है जो एमिशन लाइट की उसके कंटेक्स्ट में है। और ख़ास तौर से इसको स्टडी भी किया जाता है कि इन गैलेक्सीज़ को, जिसके माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि जो स्टार का फॉर्मेशन किस तरीके से, ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके से आपका बनता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि दूर भी बहुत है, बट एटलीस्ट इतना याद रखना है कि NGC 2283 रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये बेसिकली किससे आपका रिलेटेड है। ये एक पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक एडिटोरियल का टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज़ लिटिल हैज़ चेंज इन द इनकम टैक्स बिल 2025। अब देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी आर्टिकल आता है ना, तो ये आर्टिकल अब हम एज अ टीचर के रूप में जो कंटेंट वी हैव टू डिलीवर, तो ऐसा नहीं कि आपको इस पर लाइन से जो भी बातें लिखी हैं या बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस पर मेंशन है तो वही मैं आपको दे दूँ, उससे आपका टॉपिक का कवरेज कभी भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो कहाँ पे हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है, वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि ठीक है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये क्रिटिक्स हैं, ये कुछ मतलब हमें फीचर्स भी जानने हैं, क्रिटिक्स भी है जानना है, सॉल्यूशन की तरफ भी जाना है, तब जाके कहीं आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से एक टॉपिक कवर्ड आपका हो जाता है। जैसे आज AI सिस्टम पे एक आपका टॉपिक हो, आई थिंक हम लोग ने 10 से 15 टॉपिक्स ऑलरेडी उस पर डिस्कस कर रखा है। अब उसको दोबारा से डिस्कस करने का कोई इतना महत्वता जो है वो नहीं रहती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा बिल देख लेते हैं, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इंट्रोडक्शन टू द इनकम टैक्स बिल की बात करें तो इनकम टैक्स बिल, जैसे इनकम टैक्स जो एक्ट आपका है, इसके माध्यम से क्या है, इनकम टैक्स जो एक्ट आपका आएगा, जैसे 1961 का आपका ऑलरेडी इनकम टैक्स था, तो वो हमारा टैक्स सिस्टम का, जिसमें ये है कि हर चीज़ डिफाइंड है कि किसको इनकम टैक्स देना है, क्या उसके प्रोविज़न है, कोई नहीं देता तो क्या है, तो सब कुछ उसमें प्रावधान है, जिसके माध्यम से पूरा जो आपका इनकम है उसका टैक्सेशन जो है वो गवर्न होता है। अब क्या होता है कि आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे दूसरे नई नई एक्टिविटीज़ आ गए, नए नए एरिनास आ गए, और इस वजह से क्या है, और नए नए टैक्सेशन की बात करें तो उसमें भी कई परिवर्तन आपके हुए हैं, नए प्रकार के, जैसे अब टैक्सेशन पर भी वर्क जो है वो किया जा रहा है। तो क्या हम जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट है उसी को लेकर चलें, तो पॉइंट ये है कि हमें उस पर परिवर्तन करने का ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने आर्ग्यू क्या किया है कि जो गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पे जो चीज़ हाईलाइट आपकी की है कि जो एवरेज टैक्स पेयर है उस चीज़ को समझे और उस पर परिवर्तन, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन लाया जाए, जिसमें एवरेज जो टैक्स पेयर है वो भी चीज़ों को समझे और प्रोफेशनल्स हैं वो भी समझें। वो तो ठीक है, प्रोफेशनल तो वैसे भी समझेंगे। दूसरा क्या है कि अगर जो इनकम टैक्स की लैंग्वेज है वो थोड़ा आसान भाषा में होगी, तो उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि उसमें ख़ास तौर से अगर आप बात करेंगे कि वी कैन से कि सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ही आपका रहता है कि जो कॉमन पर्सन है ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये टैक्स है, क्या मैं इस टैक्स उसमें आता हूँ, या मान लो कि कभी कई बार डरा के और फिर मतलब है ना, जो एवरेज टैक्स पेयर है उसमें भी कई ऐसा कुछ डर पैदा करके और फिर कई बार एक जो टेंशन है वो क्रिएट किया जाता है उसके माइंड के अंदर, तो उस चीज़ से भी बचा जा सकता है। तो एक जो इनकम टैक्स की लैंग्वेज है, कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना जिससे कि जो एवरेज टैक्स पेयर भी उसको समझ सकें। अब इसमें देखो की फीचर इस बार का जो ये जो इनकम टैक्स बिल है उसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन है टैक्स लॉस का। जो बिल का कहना है कि जो टैक्स रेगुलेशन है उसको समझाना, उसके बाद जैसे मान लो कि जो क्लोजर इंस्पेक्शन, कई प्रकार की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको सॉल्व करना, ऑल दो मतलब जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि हमने ये सब अनसॉल्व्ड हैं, लेकिन जो लॉ है उसमें जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ की बात की जाती है। दूसरा ये भी जैसे सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ में कहा गया कि ये कॉस्मेटिक है, मतलब ये ऊपर से जो सिंप्लीफिकेशन आएगा, मतलब आप किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफिकेशन है, बहुत सारी इसमें ऑलरेडी जो इस्टाब्लिश्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़ वो देखने को जो है वो मिलती है। दूसरा एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इज़ द बिल ट्रूली मोर यूज़र
फ्रेंडली। तो ये भी है कि मतलब जैसे अगर आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ की बात करते हो, तो जो क्रिटिक है उनका कहना है कि गवर्नमेंट तो कह रही है हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, बट क्रिटिक का कहना है कि देखो ये भी जो भी किया गया है वो ऐसे ही है, तो उससे एक्सेसिबिलिटी की बात की गई है। दूसरा कहा गया कि जैसे जो बिल में लैंग्वेज कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं और उसमें बस ऐसा थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंजेस ही किए गए, जैसे एक शब्द इसमें दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्ररी को, ये इसको चेंज करके इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी, तो ये चेंज जो है वो आपका किया गया है। जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कॉन्ट्ररी को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी, तो ये दो चीज़ें जो हैं आपकी, आप कह सकते हैं कि मतलब इस शब्द की बात करें, जैसे ये फ्रेज़ है आपका, तो इस फ्रेज़ को इस तरीके से चेंज किया गया है। तो अब इसमें ये कहा गया कि इसमें क्लैरिटी देना कि इसमें दोनों में अंतर क्या है, ऐसे लैंग्वेज में अगर आप चेंजेस करते हैं। दूसरा कहा गया कि जो ये बिल है इसमें कहा यह गया है कि बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड चीज़ों को उनको हटाया गया है और जो टाइमलाइन है उसको वेल इस्टेब्लिश किया गया है। बट इसमें यह कहा गया कि इसमें आपको नया बिल लाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पुराना एक्ट है उसमें ही अमेंडमेंट आपका किया जा सकता है, और जो चेंजेस हैं वो सुपरफिशियल चेंजेस हैं, ये क्रिटिक्स का कहना है। और जो अमेंडमेंट्स आप अगर बात करें तो उसको प्रॉपर हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और जो बिल है मतलब जैसे अमेंडमेंट आप करते हो उसी एक्ट के अंदर, तो ऑलरेडी वो एक्ट चल रहा है, वेल इस्टेब्लिश्ड एक सिस्टम ऑलरेडी उसके माध्यम से चीज़ें टैक्सेशन को लेके है, चाहे टैक्स पेयर की बात करें या जो टैक्स पेयर को हेल्प करते हैं या जो भी सिस्टम है, इवन जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो भी पुराने टैक्स एक्ट के साथ आप कह सकते हैं अवेयरनेस है उसमें। तो अगर आप उसमें ही कुछ परिवर्तन कर देते हो तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको नए बिल की ज़रूरत पड़े। नए बिल लेते हैं तो उसमें हर चीज़ एक नए तरीके से करनी पड़ती है, चाहे वो अवेयरनेस से रिलेटेड हो या उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो। तो ये चीज़ भी आपकी कही गई कि अमेंडमेंट किया जाए रादर देन आप जो है नया बिल लेके आपका आ रहे हैं। बिल कुछ प्रोविजंस को जैसे मॉडिफिकेशन टाइमलाइन है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि जैसे टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि किसी एक्टिविटी के लिए आपका एक डिफाइंड टाइमलाइन है। सो ये क्या है कि इसमें ये नहीं है कि जैसे अगर आप टाइमलाइन डिफाइन कर देते हो तो उससे जो लिटिगेशन का नेचर है उसमें परिवर्तन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जैसे जो केसेस होते हैं उसमें बहुत परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कुछ कमी हो जाएगी, ऐसा वी कांट से। बिकॉज जो भी मान लो कोई टैक्स इवेजन कर रहा है या टैक्स नहीं पे कर रहा है, बहुत सारी ऐसी अगर स्थिति बनती है, उस स्थिति के तहत अगर बात किया जाए तो टाइमलाइन के सिर्फ आप वेल इस्टेब्लिश करने से लिटिगेशन के नेचर में परिवर्तन नहीं, क्योंकि प्रोविजंस बहुत सारे वैसे ही हैं। और प्लस जो भी और जहाँ भी लिटिगेशन आपका किया जाता है वहाँ पे ऑलरेडी इतना बर्डन है कि वी कैन से कि जो भी आप लिटिगेशन आप कह सकते हैं उसमें उतना ही टाइम आपका लगेगा। लिटिगेशन रिस्क की बात की गई, विल दिस चेंज लेड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स डिस्प्यूट, ये भी है कि जैसे ये भी एक पॉइंट जब आप मेंशन करेंगे कि एक तो देखो टाइमलाइन है, तो क्या टाइमलाइन बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड कर सकती है। दूसरा लिटिगेशन का रिस्क की बात की गई है कि क्या जैसे अगर जो भी आप चेंजेस कर रहे हो क्या उसके माध्यम से बहुत सारे टैक्स डिस्प्यूट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं कि नहीं। तो ये है। और बहुत सारा इनकम टैक्स लॉ हमें नहीं पढ़ना, बट हाँ ये कुछ प्रोविजंस का थोड़ा सा पता होना चाहिए। बिल की लैंग्वेज की बात करें तो एक तो प्लेन लैंग्वेज है, तो एक तो प्लेन लैंग्वेज है। देखो प्लेन लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे कई प्रकार के जो जैसे आर्टिकल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो जिसका डिस्कशन कर रहे हैं, उस आर्टिकल में भी बहुत ही डिफ़िकल्ट शब्दों का जो है चैलेंज आपका मतलब चयन किया गया है। अब एक सिंपल भाषा में, सिंपल जब भाषा आप यूज़ करते हो कहने को, तो उसका मल्टीपल मीनिंग भी हो सकती है। अब जब बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग आपकी हो सकती है। सो लैक ऑफ क्लियर लैंग्वेज, इसके माध्यम से जो एवरेज टैक्स पेयर है दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो सिटीजन जो है कैसे अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल जो है कर सकती है। मतलब अगर बात किया जाए कि जैसे जो टेक्स्ट है आप कहते हो बहुत सिंपल है या जो भी है, पॉइंट ये है कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं क्या उसके माध्यम से टैक्स अथॉरिटीज़ को भी अकाउंटेबल आपका किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। फिर जो पावर प्रोवाइड किया गया है, ग्रांट किया गया टैक्स अथॉरिटी का, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस ऑलरेडी टैक्स अथॉरिटी को काफ़ी पावर
प्रोवाइड करता है, लाइक एक्सटेंसिव सर्च है, सीजर है, वो किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पावर है ये डिजिटल रेलम में भी है, डिजिटल डोमेन में भी रीच किया गया है गवर्नमेंट ओवरसाइट में। तो ऑफिशियल जो है मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है उसको भी रीच कर सकते हैं। बट अगर ऐसा किया जाता है तो उससे एक और जो चैलेंज आता है वो क्या है कि जो प्राइवेसी रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, रेजिंग अलार्म और प्राइवेसी। और दूसरा ये भी है कि एब्सेंस ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट कुड लीड टू पोटेंशियल अब्यूसेस ऑफ द पावर। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये एक, जैसे आप टैक्स अथॉरिटी का पहला पावर को हमने डिजिटल रेल्म में भी या डिजिटल डोमेन में बढ़ा दिया। अब उसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है, वो हम एक्सेस कर सकते हैं और इससे क्या है प्राइवेसी विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। दूसरा ये चीज़ कही गई है कि अगर जुडिशरी का ओवरसाइट नहीं है, मेनली जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं उनके द्वारा ही सारी चीज़ें की जाती है। अगर हमने टैक्स अथॉरिटीज़ को इतना एम्पावर किया तो इसमें क्या पावर का एब्यूज़ का भी पॉसिबिलिटी जो है वो भी बनता है। तो ये भी एक एंगल जो है वो आपको हाईलाइट किया गया। फिर प्राइवेसी की बात की गई, दैट इज़ कंसर्न ओवर द प्राइवेसी। तो आज के समय जो डिजिटल एरा है वहाँ पे प्राइवेसी, अब देखो प्राइवेसी भी दो तरीके से हमेशा याद रखना कि जब हम डिजिटल एरा की बात करते हैं तो इस डिजिटल एरा के अंदर जो प्राइवेसी, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द प्राइवेसी, तो प्राइवेसी मेनली जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल डेटा जैसे आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेरा आपका जो भी डेटा है तो इंडिविजुअल जो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं तो वो आपका पर्सनल डेटा हो सकता है। तो अगर इस डिजिटल एरा में प्राइवेसी बहुत मैटर करती है और सेंसिटिव डेटा किस तरीके से सिक्योर किया जाता है, अगर सेंसिटिव डेटा मान लो कोई टैक्स अथॉरिटीज लेती भी है तो उसको कैसे आप सिक्योर कर सकते हो। एंड ये क्या है कि सेफगार्ड की ज़रूरत है, सर्विलियंस अगर किया जाता है तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, डिस्कशन होता है बिल में, मान लो कुछ चेंजेस होते हैं और फिर पास होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है तो फिर और भी आर्टिकल्स आएंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो मेनली जो क्रिटिक्स से रिलेटेड पॉइंट्स हैं दैट वी हैव डिस्कस। देखो प्रीलिम्स का एक कंटेंट मैंने पिक किया आप लोग के लिए, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रीलिम्स कंटेंट जो है तो ये क्या है, लेजिम। लेजिम क्या है, एक फोक डांस है फ्रॉम महाराष्ट्र। और इसमें देखो ये थोड़ा सा पॉइंट्स आप चाहो तो गूगल में इमेज भी इसका देख सकते हो। लेजिम क्या है, एक फोक डांस है। मतलब फोक डांस का मतलब वो बहुत सारे लोग मिलकर डांस करते हैं और डांस इसमें वुड की स्टिक को यूज़ करते हैं है। एक सिंबल टाइप कुछ यूज़ किया जाता है जैसे लेजिम शब्द, जिसके लिए मतलब ये जो वुड स्टिक है उसमें कुछ एक सिंबल टाइप लेजिम जिसे कहा था वो जुड़ा होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करके डांस होता है। तो इसलिए इसे लेजिम डांस बोला जाता है। ये ट्रेडिशनल डांस महाराष्ट्र का है और ये परफॉर्म किया जाता है वुडन स्टिक फिटेड विथ जिंगलिंग सिंबल। एंड ये डांस जो है इट इज़ बोथ अ डांस एंड रिगरस फिजिकल ड्रिल है, मतलब इसको डांस के रूप में, फिजिकल ड्रिल के रूप में भी है। कई बार 2, 4 या सर्कल में लोग परफॉर्म करते हैं। इसमें ढोल ढोलकी जिससे वो बजाया जाता है दैट इज़ ऑल्सो देयर। एंड यहाँ पे कोई विंड या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये यूनिकनेस आपको ध्यान में रखना है। डांस जो परफॉर्मेंस फॉर्मेशन है लेजिम में, इसमें 2, 4 या कई बार बहुत सारे लोग जो सर्कल में ऐसे घूम के करते हैं। पॉइंट से भी ये ध्यान में रखना है कि इसमें एक तो स्टिक, वुडन स्टिक है, उसमें जिंगलिंग सिंबल है, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसमें ना विंड या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो डाउनलोड दिस सौरभ पांडे CSE ऐप की बात करें, PDF डाउनलोड करने के लिए आपका अलग से टेलीग्राम चैनल है, उसका आप हिस्सा जो है बन सकते हैं। आप लोग जरूर से ज्वाइन करें। एक तो देखो टेलीग्राम चैनल सौरभ पांडे UPSC करके है जिसमें आपको अपने कंटेंट को डालना है। दूसरा जो है आपका PDF से रिलेटेड है, तो PDF उसमें अवेलेबल आपके लिए रहती हैं। तो वो है प्रीलिम्स से रिलेटेड ये कोर्सेस आप लोग जरूर से गो थ्रू हो जाएं। क्रैश कोर्स और अराउंड 60+ लेक्चर्स मैंने इसमें ऑलरेडी डाल रखे हैं। PT 730 में 25+ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और मैं फिर कह देता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स हैं उनको मैं रिकॉर्ड करता हूँ और फिर मैं डालता हूँ। तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको ज्वाइन करने के बाद आपको बस उन लेक्चर्स को देखना है, ठीक है। और कई बार इस चीज़ को मैंने आपको हाईलाइट किया है कि उसी लेक्चर को अगर सपोज करो मैं आपके सामने लाइव आके पढ़ाता हूँ तो वही 40 मिनट का 2 घंटा हो जाता है। सपोज अगर आपके पास क्वेरी है तो उसमें ग्रुप बना हुआ है, आप पर्सनल जो आपके लेवल पे वहाँ पे आप मैसेज कर दो कि सर यहाँ पे मुझे ये क्वेरी है और इसको मुझे डिस्कस करना है आपसे। हम लोग उसको पर्टिकुलर डिस्कशन कर लेंगे या डाउट क्लियरिंग सेशन जो है उसको अरेंज करके डिस्कशन कर लेंगे। तो ये चीज़ मैंने पहले से जब आप लोग को हाईलाइट की हुई है और इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। हर कोर्स में ये रूल फॉलो किया जा रहा है, ये क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। जिस चीज़ को 40 मिनट में किया जा सकता है उसको 4 घंटे में करने का कोई लॉजिक नहीं रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट सीरीज भी है, कोर्स ऑन साइंस टेक भी है, सभी में लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अब इन लेक्चर्स में अपलोडेड 2 तरीके से, एक तो जैसे इवेंट जो हम सेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं इन्हें सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके भी मैंने डाला हुआ है, प्लस जो हम लोग डिस्कशन करते हैं जैसे मैंने रिकॉर्ड किया कोई टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको भी मैंने डाला हुआ है। तो ये सब
एक कंपाइल्ड एक जगह पे आपको एक सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, प्लस प्रिंटेड जो कंटेंट है वो भी, जो मतलब जो PDF फॉर्मेट में कंटेंट है वो भी आपको जो है रहेगा। प्लस APFC का कोर्स अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो लॉन्च्ड, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और आज से वीडियो आपको मिल जाएंगे, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, जिस पर आप लॉगिन बटन प्रेस कर सकते हैं, लैपटॉप के क्लासेस करने के लिए ऑल कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और एक हैबिट, अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लिखने की आदत जरूर से डालें एंड बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करना है कि जो भी आप तैयारी करें उस पर लिखने की आदत, हैबिट आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो अभी का टाइम तो चलो प्रीलिम्स है तो पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स के लिए होता रहेगा, लेकिन अगर आप लिख नहीं रहे हो तो कहीं ना कहीं हम पीछे रहेंगे। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखते हो, मान लो आप किसी भी कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएँ एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन भी रोज लिखते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो होगा। जैसे आप कैसे, जैसे थोड़ा सा पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे समझना ये है कि देखो बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स आपको करने, जैसे मान लो आप अगर कई सब्जेक्ट्स हैं, अब जो भी सब्जेक्ट्स का आप डिस्कशन, व्हाट इज हैपनिंग, तो जो भी सब्जेक्ट्स अगर आप जो भी सब्जेक्ट्स अगर आप करते हैं तो है ना, तो वो सब्जेक्ट्स एक प्रीलिम्स से स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दे कैन बी प्रीलिम्स स्पेसिफिक। प्रीलिम्स कोई तो आंसर राइटिंग नहीं, तो इससे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ों पर आपका निर्भरता रहती है, इसी पर हमारा सारा फोकस रहता है। पॉइंट आपको समझना है। इसके अलावा जो मेंस का कंटेंट है, वो मेंस का कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस के कंटेंट के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप मेंस का कंटेंट पढ़ेंगे उसके लिए आपको राइटिंग स्किल डेवलप करनी है। राइटिंग स्किल 10 मार्क्स का कैसे लिखना, 15 मार्क्स का कैसे लिखना है, उसको दिमाग में रहते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आज से आप लिखना शुरू करेंगे, धीरे 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 आपका इंप्रूवमेंट जो है वो होता चला जाएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो यू ऑल आर अवेयर कि उसके अपने कई इम्प्लीकेशंस जो है वो होते हैं। जितना आप डिले करेंगे लिखने में उतनी दिक्कतें होती हैं। एक तो लिखना अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा और भी जो आप ऑप्शनल ऐसे इथिक्स है उन पर भी अपना फोकस जो है वो करते रहना है, उसको पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।